आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यानी रोश पीसीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और हर रोज़ की तरह आज हम फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से समसामयिकी हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, पहला जो है हमारा बर्निंग इशूज़, उसमें है नेम संगठन, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, फिटनेस चैलेंज, जीआई टैग, यूपीएससी, यूवी ब्लास्टर, वनीजा रूपानी, गिलगिट बाल्टिस्तान चुनाव, आईएफएससी विवाद और महाराष्ट्र चुनाव। उसके बाद देखेंगे बिहार करंट से 3 टॉपिक है। पहला अमृत मिशन, दूसरा एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव कार्यक्रम और तीसरा दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020। इसके बाद देखेंगे एडिटोरियल पॉइंट, जिसके तहत हमने 2 एडिटोरियल दिया है। पहला जनसत्ता न्यूज़पेपर से, जिसका हेडलाइंस है चलो गांव की ओर, और दूसरा द हिंदू न्यूज़पेपर से ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19। और अंत में देखेंगे क्वेश्चन, और इसमें जो आज का सवाल होगा वो है वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना महामारी के लिए वन्य जीव तस्करी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं, चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारे क्लास का टॉपिक्स। तो इसमें हम शुरू करते हैं बर्निंग इश्यूज के तहत। पहला नैम संगठन। नैम यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, जिसे हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। इसका न्यूज़ में रहने का कारण यह है कि हाल ही में इस संगठन की वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें इस संगठन के तमाम देश यानी गुट निरपेक्ष देशों का बैठक हुआ, जिसमें लगभग 120 देश शामिल हैं। और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो इल्हाम अलीयेव हैं। इल्हाम अलीयेव हैं, जो अजरबैजान के राष्ट्रपति भी हैं। और नाम संगठन के बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब भारत 1939 के बाद यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का जो है परिस्थिति बदल चुका था, और उस वक्त जो है पूरी दुनिया के विकासशील देश भी धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। तो उस वक्त जो दुनिया की हालत थी वो 2 ध्रुवीय थी। पहला ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि दूसरे का सोवियत संघ कर रहा था। जहां अमेरिका में पूंजीवादी शासन थी, वहीं सोवियत संघ में साम्यवादी शासन थी। तो इसी बीच जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने फैसला किया कि ना हम पूंजीवादी शासन को अपनाएंगे और ना ही हम साम्यवादी शासन को अपनाएंगे। इसीलिए भारत ने एक अलग गुट को व्यवस्था करने में लग गया, और इसमें उन्होंने इंडोनेशिया, मिस्र जैसे देशों से सहायता प्राप्त की और अंततः इसमें सफलता मिली। और 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में नैम संगठन की पहली बैठक हुई। तो ये था फ्रेंड्स नैम संगठन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। क्योंकि यह नाम से ही लग रहा है कि यह पुरस्कार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में शुरू की गई है, और यह जो है देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि अभी तक सरदार पटेल की स्मृति में कोई पुरस्कार की शुरुआत नहीं की गई थी, और इसीलिए जो है एनडीए के नेतृत्व में जो अभी वर्तमान सरकार है उसने सरदार पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत किया है। और इसलिए न्यूज़ में था कि अभी इस पुरस्कार के लिए जो है नॉमिनेशन शुरू हो गया है। जिनको ज़रूरत है वो इस पुरस्कार के लिए वहाँ नॉमिनेशन यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद उनका गवर्नमेंट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा, और फिर जो सबसे पहला नाम आएगा उन्हीं को जो है यह अवार्ड दिया जाएगा। क्योंकि यह जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब माना जाने लगा है। तो सरदार पटेल के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के मौके पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है, और इन्हीं के स्मृति में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है। तो यह था फ्रेंड्स कुछ सरदार पटेल के बारे में बेसिक जानकारी। आगे देखते हैं फिटनेस चैलेंज। तो फिटनेस चैलेंज का न्यूज़ में रहने का वजह यह है कि अभी कोविड-19 का माहौल है, और इस परिस्थिति में देश और विदेश के कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने स्तर से काम कर रही हैं। उसी में भारत में एक महिला हॉकी टीम है जो 17 अप्रैल से 3 मई तक एक अभियान चलाई, जिसका नाम था फिटनेस चैलेंज। इसका उद्देश्य यह था कि हम पैसे इकट्ठे करेंगे, उससे फिर हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को या मरीजों को या प्रवासी श्रमिकों को मदद करेंगे। इसलिए यह न्यूज़ में था, और इसके तहत जो है यानी फिटनेस चैलेंज के तहत अब तक 20 लाख रुपया इकट्ठा किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग यानी जिसका पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन, जिसे हिंदी में भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। तो जीआई टैग क्या है? और यह जो न्यूज़ में इसलिए था कि हाल ही में कुछ ऐसे भारत में भौगोलिक उत्पाद हैं जिन्हें विशिष्ट पहचान के लिए जीआई टैग दी गई है। उसमें मणिपुर के ब्लैक राइस है, जिसे हम लोग चा खाबो कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का टेरिकोटा है, टेरिकोटा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, यानी मिट्टी के खिलौने को। और तीसरा जो है वह कश्मीरी केसर है। तो यहाँ पर जानते हैं फ्रेंड्स कि जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग दरअसल किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार के उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशिष्ट पहचान है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट के थ्रू उसे प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक वर्ष कुछ पैकेज भी दिया जाता है और उसका पेटेंट कराया जाता है, यानी उसकी नकल जो है देश में कोई और क्षेत्र नहीं कर सकता है। हाल ही में बिहार में शिलांग का खाजा को भी दिया गया था, और सबसे पहले भारत में जो है जीआई टैग वह 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। और अब तक जो है लगभग 300 से ज्यादा वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। चूंकि जीआई टैग का जो मामला है वह नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग की जो निगरानी करता है वह WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जबकि भारत में DIPP एक संस्था है, वो करती है, जिसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो ये था फ्रेंड्स जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये न्यूज़ में इसलिए थे कि चूंकि यूपीएससी के तहत जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है प्रत्येक वर्ष, तो इस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा जो होनी थी वह 31 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और अगला डेट अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसीलिए यह संस्था न्यूज़ में थी। तो यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं कि चूंकि यह एक संवैधानिक संस्था है और वर्तमान में इसमें अभी एक अध्यक्ष हैं और 10 अन्य सदस्य हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें 11 मेंबर हैं। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह अरविंद सक्सेना है, अरविंद सक्सेना। जबकि इनसे पहले जो थे वह थे आपके विनय मित्तल साहब, विनय मित्तल साहब। तो ये था फ्रेंड्स यूपीएससी के बारे में कुछ न्यूज़। आगे देखते हैं यूवी ब्लास्टर। यूवी ब्लास्टर जो है ये कोविड-19 से सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ये डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं किसी हॉस्पिटल में जब किसी मरीज की जांच की जाती है वेंटिलेटर पे या और किसी भी मशीन पे या बेड पर, तो उसके बाद जब वो उस मरीज को उस रूम से निकाला जाता है तो डर ये रहता है कि कहीं उस मरीज के कांटेक्ट में आने पर उस जगह में या उस कमरे में कहीं कोरोना का कुछ अंश रह तो नहीं गया है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए यूवी ब्लास्टर का खोज किया गया है, बनाया गया है। इसके तहत क्या होता है कि एक अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है जो उस कमरे को पूरी तरह से साफ कर देती है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है चाइना से लिया गया है। चाइना में भी देखा जा रहा है कि जिस जिस जगह से ट्रेन गुजर रही है वहाँ पर जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स यूवी ब्लास्टर। नेक्स्ट देखते हैं वनीजा रूपानी। तो वनीजा रूपानी जो है अभी ये अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन इनके पूर्वज जो थे वो भारत के रहने वाले थे, तो इसलिए यह कहलाती हैं भारतीय मूल की विदेशी नागरिक। और इनका नाम इसलिए न्यूज़ में था कि हाल ही में अमेरिका ने एक मार्स से हेलीकॉप्टर बनाया है मंगल मिशन के लिए। तो उस हेलीकॉप्टर का नाम जो है वह वनीजा रूपानी द्वारा सुझाए गए नाम पर रखा है, यानी वनीजा रूपानी ने जो नाम गवर्नमेंट को दिया था तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उसे मान लिया है और उसी नाम को मार्स हेलीकॉप्टर से जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए न्यूज़ में थी। नेक्स्ट देखते हैं गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव। तो हाल ही में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिया है कि आप इस एरिया में चुनाव कराइए। तो इस एरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या है। तो चूंकि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उस बीच में कश्मीर को लेकर जो विवाद था, तो कश्मीर के जो उस वक्त के राजा थे, राजा हरि सिंह, तो उन्होंने अंततः फैसला लिया कि कश्मीर को हम भारत में विलय करेंगे। और भारत में जब वो विलय करना चाहे तो इसी बीच तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और तब तक पाकिस्तानी कबीलाई ने कश्मीर पर अटैक किया और कश्मीर के लगभग 40% हिस्सा पर अपना कब्जा कर लिया और 60% हिस्सा भारत को मिला। तो ये जो 40% है जो हिस्सा अमेरिका ने पाकिस्तान ने कब्जा किया, इसी को हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉक कहते हैं, POK पॉक कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो इस पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान चाइना को दे दिया, जिसे आज हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो अब जो पॉक बचा है यानी पाक अधिकृत कश्मीर, उसे हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा आज़ाद कश्मीर के नाम से कहलाता है और दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से कहलाता है। तो आज़ाद कश्मीर
अलग हो गया और गिलगित बाल्टिस्तान अलग हो गया, और ये दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा पॉक, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो इसी के एक एरिया में, गिलगित बाल्टिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ आप इलेक्शन करवाइए, और इसी पर जो है भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज की है कि पॉक का जो एरिया है वह चूंकि भारत का हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है। तो इसीलिए न्यूज़ में था फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अभी पॉक का जो प्रधानमंत्री है वह राजा फारूक हैदर खान है, राजा फारूक हैदर खान। एक आज का लास्ट टॉपिक रख लेते हैं, महाराष्ट्र चुनाव। तो चूंकि आज से कुछ महीना पहले महाराष्ट्र में बीजेपी हारी थी और फिर गठबंधन की वहाँ सरकार बनी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। लेकिन दिक्कत यह था कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव जीता नहीं था। तब उन्होंने, चूंकि भारतीय संविधान में ऐसा है प्रोविजन कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के बाद उसे विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उद्धव ठाकरे ने वहाँ के राष्ट्रपति से मिले, वहाँ के राज्यपाल से मिले, जो वहाँ के अभी वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो चूंकि गवर्नर को यह पावर होता है कि एमएलसी के तहत कुछ व्यक्ति को वो मनोनयन करता है, तो उद्धव ठाकरे इसी उद्देश्य से भगत सिंह कोश्यारी से मिले कि आप अपने पावर के अधीन हमें एमएलसी का सीट दीजिए। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जो है, चूंकि यह एनडीए के मतलब उम्मीदवार हैं, तो इसीलिए इन्होंने उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और अंततः यह फैसला लिया गया है कि अब महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव होगा। तो इसीलिए यह न्यूज़ में था। तो फ्रेंड्स, यह था आज का बर्निंग इशूज का कुछ करंट अफेयर्स, और अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किनकी स्मृति में दिया जाता है? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किनकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल, सरदार पटेल। दूसरा है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह होगा ऑप्शन बी, अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। चूंकि कश्मीरी केसर भी है, और चाक हावो चावल जो है मणिपुर का, और गोरखपुरी टेराकोटा है, तो ये सभी को जीआई टैग दिया जा चुका है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस संगठन की वर्चुअल बैठक हुई है? हाल ही में किस संगठन की वर्चुअल बैठक हुई है? तो ये होगा ऑप्शन ए, नैम, नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फिटनेस चैलेंज नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? हाल ही में फिटनेस चैलेंज अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये होगा ऑप्शन बी, भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम। तो यह था फ्रेंड्स आज का करंट्स। अब चलते हैं अपने बिहार की ओर। तो बिहार से संबंधित जो करंट्स नजर आया उसमें 3 टॉपिक था, अमृत मिशन, एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव कार्यक्रम, और दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020। तो इसमें पहला देखते हैं अमृत मिशन क्या है। तो इस मिशन की शुरुआत बिहार राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि बिहार के कई जिले में पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहां जल की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है वहां जल की व्यवस्था की जाएगी। ये सब उद्देश्य अमृत मिशन के तहत तय किया गया है, और इसके लिए वर्ष 2020-21 में लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, 1 अरब 30 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। सेकंड देखते हैं, एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव कार्यक्रम, एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव कार्यक्रम, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है चमकी बुखार को कंट्रोल करना। चूंकि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि बिहार में जो है कोरोना वायरस के साथ साथ चमकी बुखार का भी कुछ मामला सामने आ गया है, और मुजफ्फरपुर में इसके मरीज पाए गए हैं। तो इसी के तहत फिर यह कार्यक्रम जो है अपने मतलब सुर्खियों में था, और इस कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिले का लगभग 385 पंचायतों को गोद लिया गया था। तो इसलिए न्यूज में था फ्रेंड्स। एक देख लेते हैं तीसरा, 10वें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020। तो इसके तहत जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड सत्यकाम आनंद को दिया गया है, यानी सत्यकाम आनंद एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और चूंकि सत्यकाम आनंद जो है वह बिहार राज्य के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, तो इसीलिए न्यूज में था। अब चूंकि बिहार से संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला इसमें एमसीक्यू है, बिहार में अमृत मिशन की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई है? बिहार में अमृत मिशन की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई है? तो ये होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी,
नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग। सेकंड क्वेश्चन और लास्ट, बिहार में एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव कार्यक्रम किस बीमारी से संबंधित है? बिहार में एडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव कार्यक्रम किस बीमारी से संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन डी, चमकी बुखार, चमकी बुखार। तो ये था फ्रेंड्स आज का नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से जुड़ी हुई कुछ समसामयिकी। अब देखते हैं आज के एडिटोरियल पॉइंट पर। चूंकि एडिटोरियल पॉइंट जो है हमारे मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसमें देखते हैं कि आज के संपादकीय में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो हम लोग इसमें हमने जो आप लोगों के लिए चुना है वह है चलो गांव की ओर, जो जनसत्ता न्यूज़पेपर से लिया गया है, और दूसरा है ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो ये हालांकि आप लोग देखिएगा, लेकिन इसमें हम कुछ बता देते हैं। पहला जो है चलो गांव की ओर, और यह जो एडिटोरियल है इसके तहत लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि कोविड-19 के माहौल में अब हमें गांव की महत्ता समझ में आ रही है कि गांव का महत्व क्या है। और चूंकि शुरू से कहा जा रहा था कि भारत गांवों का देश है, और इसी पर महात्मा गांधी ने भी बोला था कि गांव भारत की आत्मा है, अगर आत्मा को ही निकाल दिया जाएगा तो शरीर बेजान हो जाएगा। कहने का मतलब कि गांव की तरफ सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन हमेशा से, शुरू से ही, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, उस वक्त से लेकर के आज तक गांव की उपेक्षा की जा रही है। सभी जो है गवर्नमेंट शहर की तरफ ध्यान दे रही है, इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गांव में जो आबादी है वो धीरे धीरे शहर की तरफ पलायन कर रही है, जिससे शहर का बोझ बढ़ गया है, और इसी कारण शहर में काफ़ी प्रदूषण भी फैल गया है। आजकल जो कृषि करने वाले किसान हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे घट गई है, और लगभग 49% लोग ही जो है अब खेती कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी चलो गांव की ओर के लिए। और एक देख लेते हैं ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19। तो जिस तरह से हर देश कोरोना वायरस से सामना कर रहा है और उसके लिए तरह तरह का उपाय निकाल रहा है, उसी तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कोविड-19 से सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी के रिस्पेक्ट में द हिंदू न्यूज़पेपर में ब्रिक्स के बारे में दिया था कि ब्रिक्स संगठन भी कोविड-19 के लिए कई तरह का उपाय कर रहा है। तो चूंकि ब्रिक्स जो है जैसा कि नाम में शामिल है कि इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो चूंकि ये संगठन जो है पहली बार 2006 में बना था, और उस वक्त इसमें 5 कंट्री नहीं थे बल्कि 4 ही कंट्री थे। इसमें साउथ अफ्रीका जो है लगभग 2011 में जुड़ा है। अब इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वह 2009 में हुई थी। तो इसी ब्रिक्स के तहत वर्ष 2014 में यह निर्णय लिया गया कि एक बैंक का गठन किया जाए, जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाएगा। हालांकि वर्तमान में इसे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, और जिसका मुख्यालय जो है, यानी इस संगठन का मुख्यालय या इस बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वह भारतीय हैं, जिनका नाम केवी कामत है। तो कोविड-19 के लिए ब्रिक्स ने यह हाल ही में फैसला लिया है कि वह अपने सदस्य देशों को $10 बिलियन का कर्ज दिया है कि वह अपने अपने देशों में सहायता कार्यक्रम चलाएं, ताकि जल्द से जल्द कोरोना वायरस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो ये था फ्रेंड्स ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19 के बारे में कुछ राइटर के माध्यम से जानकारी। अब आज का लास्ट सेशन देखते हैं, आज का सवाल जिस पर क्वेश्चन डिस्कशन किया जाता है। तो आज का सवाल देखने से पहले हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। तो कल जब का जो प्रश्न था वह था लॉकडाउन के बारे में, कि लॉकडाउन क्या है और उस पर जो है भारत और विश्व का क्या स्थिति है। तो चूंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन, जिसे हम लोग घर बंदी भी कह सकते हैं या पूर्णबंदी कह सकते हैं, तो यह एक कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसमें कोई कानूनी दांव पेच नहीं है। मतलब जैसे कहने का मतलब, अगर देश में कहीं अशांति फैल जाता है तो वहाँ इंडियन पेनल कोड के तहत कर्फ्यू लगाई जाती है और वहाँ धारा 44 लागू किया जाता है। लेकिन लॉकडाउन के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है, इसीलिए इसे एक नाम था कर्फ्यू। यानी यह जनता खुद अपनी कर्फ्यू लगाई है ताकि बीमारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। और क्योंकि जब आप कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, धारा 144 का उल्लंघन करते हैं, तब आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जब लॉकडाउन में ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन देश के माहौल को देखते हुए लॉकडाउन से संबंधित कानूनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, और वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो भी आप पर कई तरह की पेनाल्टी और सजा हो सकती है। तो यह था फ्रेंड्स लॉकडाउन। अब देखते हैं कि लॉकडाउन से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। तो लॉकडाउन
यानी पूर्णबंदी के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 35 करोड़ डॉलर का नुकसान होने वाला है, जबकि पूरे विश्व में यह नुकसान लगभग 77 बिलियन डॉलर से 347 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। यानी लॉकडाउन से जहां भारतीय अर्थव्यवस्था को 35 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को 77 बिलियन डॉलर से लेकर 347 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। भारत में देखेंगे तो चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर, पशुपालन, तो उसका हाल बिल्कुल बुरा है। खेती सही से नहीं हो पा रही है। द्वितीय सेक्टर को देखेंगे, विनिर्माण क्षेत्र को, तो आप चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर को लीजिए, विमानन सेक्टर को लीजिए, ये सब जो है अभी घाटे में चल रही है। और थर्ड सेक्टर में आइए तो उसमें आता है सर्विस सेक्टर, तो सेवा क्षेत्र भी जो है अभी भारत में उसका हाल बुरा है। कोई भी कंपनी जिसके तहत बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कंपनी जो है सही से काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसी तरह से विश्व में भी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, और खासकर इसमें अमेरिका है और चाइना। तो चाइना तो खैर उसका पोजीशन धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी डामाडोल हो गई है। तो इस बीच में, यानी भारत में जब लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, तो इस बीच में जो है भारत सरकार लॉकडाउन से सामना करने के लिए क्या क्या कदम उठाई है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो यह है कि कहा गया है कि जो भी स्टाफ कोरोना वायरस के इलाज में लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या पैरामेडिकल के लोग हों या डॉक्टर हों, वो सबको जो है 50 लाख रुपए प्रति परिवार का इंश्योरेंस कवर किया गया है। दूसरा जो है, लगभग 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल और जो है 3 महीने के लिए फ्री देने की व्यवस्था की गई है। तीसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों को 1.70 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। चौथा, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को जो है अप्रैल का पहला किस्त जो है जारी किया गया है, 2-2 हज़ार रुपया, और कुल जो है 6 हज़ार रुपया दिया जाता है, जिसे 3 किस्तों में अदा किया जाता है। उसी तरह से आगे देखेंगे कि मनरेगा की मजदूरी बढ़ा दी गई है, यानी जहां पहले 182 रुपये मजदूरी था, वहीं अब इसे 202 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि गरीबों के लिए और विधवाओं के लिए जो है, दिव्यांगों के लिए उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया गवर्नमेंट भेज रही है। इसके अलावा जनधन योजना से संबंधित महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये भेजा गया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी है उनको 3 महीना तक के लिए रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है। लगभग 63 लाख महिला स्वयंसेवी समूहों को कर्ज देने की जो राशि है उसको दोगुना करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन से सामना करने के लिए भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि बिल्कुल सराहनीय है। तो यही सब डिस्कस करना था फ्रेंड्स लॉकडाउन के बारे में। चलिए अब देखते हैं आज का सवाल। प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना महामारी के लिए वन्य जीव तस्करी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? चर्चा करें। वैश्विक स्तर फैले कोरोना महामारी के लिए वन्य जीव तस्करी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? चर्चा करें। तो ये था आज का सवाल। इसको घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम 500 शब्दों में इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। और चलते चलते फ्रेंड्स एक बात, कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे लाइक शेयर करें और डिसलाइक भी करें, लेकिन डिसलाइक करने का कारण हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगला लेक्चर में उसका शुरुआत यानी उसका सुधार हम कर सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद।